नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट से। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 232 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब तक कुल पॉजिटिव केस 9,228 हो गए हैं। आज 230 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 6,108 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश के कुल एक्टिव केस 2721 हैं। 2,721 अभी भी एक्टिव केस प्रदेश में मौजूद हैं। तो बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। 232 नए मरीज मिले हैं, लेकिन रिकवरी रेट को लेकर के भी संतुष्ट हुआ जा सकता है। 230 मरीज आज ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। कुल एक्टिव केस 2,721 अभी प्रदेश में मौजूद हैं। ये देखें मध्य प्रदेश में कोरोना मीटर के ऊपर क्या स्थिति है। 2,721 एक्टिव केस हैं, 9,228 कुल मरीज अब तक संक्रमित हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 6,108 है अभी तक कुल मिला के, और 399 मौत हुई हैं कोरोना के चलते। कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने जबलपुर में कलेक्टर ने रविवार को टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया। यानी कि कल रविवार को जबलपुर में अति आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, फल, सब्जी, दवा और पेट्रोल पंप को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। टोटल लॉकडाउन में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। आज 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद शहर में मरीजों का आंकड़ा 272 पहुंच चुका है। 198 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 10 की मौत हुई है। फिलहाल 64 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिला और कुपोषित बच्चों की सेहत पर कोरोना लॉकडाउन का बुरा असर पड़ रहा है। एक संस्था के सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान गर्भवती महिला और बच्चों को सरकारी योजनाओं के तहत दिया जाने वाला पोषण आधा हो गया है, जबकि 30% गरीबों को पीडीएस का राशन नहीं मिला। भोपाल की विकास संवाद नाम की एक संस्था की ओर से लॉकडाउन के दौरान 45 दिनों तक प्रदेश के रीवा, सतना, पन्ना, उमरिया, निवाड़ी और शिवपुरी जिलों के किए गए सर्वे के चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकार के पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम 70% तक निष्क्रिय रहे। इस दौरान बच्चों को जरूरत से आधा ही पोषण मिला। गर्भवती महिलाओं को जरूरत से आधे से भी कम पोषण मिला। 30% परिवार सस्ते राशन यानी पीडीएस से वंचित रहे। लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवार कर्ज के बोझ में लद गए। रोजमर्रा की जरूरत के लिए 24% परिवारों ने 21,250 रुपए का कर्ज लिया। 12% परिवारों ने 3 से 4,000 रुपए का कर्ज लिया। 9% परिवारों ने 1,000 रुपए या उससे कम का कर्ज लिया। लॉकडाउन के दौरान गरीबों, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की बदहाली को बताने वाली इस रिपोर्ट पर बवाल मच गया है। मतलब जो है सोशल डिस्टेंस के साथ में जो है जो पोषण आहार था उसको जो है प्रदाय किया। गर्भवती माताओं को भी जो है दिया, धात्री माताओं को दिया और बच्चों को भी जो है दिया। तो उसमें हालांकि काम कठिन था, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उसको जो है बहुत अच्छे से किया। और चाहे वो आंगनबाड़ियों का पोषण आहार हो बच्चों का, और चाहे गरीबों को पहुंचने वाला राशन हो, चाहे वो राशन दुकान का राशन हो, या गरीबों के नाम पे जो सरकार कुछ बांटने का जो एक दिखावा कर रही है, उन सब चीज़ों में जो है 50 से लेकर 70% की कमी आई है। और ये जो राशन और इसमें जो कटौती इनने की है, ये बड़े बड़े लोगों की जेब में पहुंचा है। विपरीत समय में अगर कर्मचारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये बेहतर है। मुझे लगता है कि आगामी समय में इसको और बेहतर करके 100% किया जाएगा। और कांग्रेस का काम तो सिर्फ आरोप लगाना है। आरोप लगाने में माहिरत हासिल रखती है कांग्रेस पार्टी। विकास संवाद नाम की गैर शासकीय संस्था की इस रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान रिवर्स माइग्रेशन और बेरोजगारी के बढ़ने का हवाला भी दिया गया है। कुपोषण का दंश झेलते आए मध्य प्रदेश को इन आंकड़ों में सुधार का इंतजार है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने शनिवार को राजभवन में प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों की बैठक ली।
इस बैठक में कोविड-19 की गाइडलाइन के हिसाब से समय पर महाविद्यालयों की परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ डिग्रियां देना नहीं है। कोरोना काल में विश्वविद्यालय शोध के साथ नए प्रयोग पर फोकस करे। कोविड-19 से डरने के बजाय उससे बचाव का सलीका सीखने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की है। वहीं लोगों में स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनाने का काम भी यूनिवर्सिटी को करना होगा। विश्वविद्यालय नए सेटअप लगाकर इसकी शुरुआत करें। परीक्षा के दौरान छात्रों को वायरस से बचाने की भी पूरी व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में 9 जून से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे छात्र परीक्षा में नहीं शामिल हो सकेंगे जिनके परिवार में कोई सदस्य कोरोना संक्रमित है या क्वारंटाइन में है। शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों को परीक्षा के लिए तैयार कर लिया है। सभी परीक्षा केंद्रों में अलग से आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान जिस भी परीक्षार्थी का टेम्परेचर तय मानक से ज्यादा होगा उन्हें अलग से आइसोलेशन रूम में बैठाकर परीक्षा दिलवाई जाएगी। छात्रों को भी परीक्षा समय से 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। अपने साथ पानी की बोतल लानी होगी। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं कोविड के संबंध में कि कोई भी जो विद्यार्थी आएगा तो उसकी पहले तो थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उसको प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी का टेम्परेचर कोई हाई रहता है तो उसके लिए आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है। वो आइसोलेशन रूम में परीक्षा देगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से स्थगित हुई 12वीं कक्षा की परीक्षा 9 जून से शुरू हो रही है, जो 16 जून तक चलने वाली है। परीक्षा के लिए इंदौर में 131 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन और क्वारंटाइन सेंटर होने की वजह से 12 परीक्षा केंद्र बदल दिए गए हैं। 14 परीक्षा केंद्रों के उपकेंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही मास्क, रूमाल या गमछे से मुंह और नाक को ढकना अनिवार्य होगा। छात्रों को परीक्षा के समय से 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर तक पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्रों में साबुन, पानी और सैनिटाइजर का इंतजाम रहेगा। साथ ही स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 9 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। ये सेतु मंडल मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय की ओर भेज दिए गए। सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र में मास्क लगा के, सैनिटाइज करके और गमछा मुंह ढक के परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली। लॉकडाउन के बीच में पूरे देश में बैंड बाजे और शहनाइयां बंद हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में शनिवार को बैंड बाजों के साथ ढोल भी बज उठे। मध्य प्रदेश महापौर एसोसिएशन की ओर से शहर के बैंड बाजे वालों के लिए राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। राहत सामग्री लेने के लिए बैंड बाजे वाले अपने परंपरागत अंदाज में बैंड बाजा बजाते हुए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बैंड वालों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कारोबार शुरू नहीं होने तक सरकार की ओर से राहत की मांग की। बैंड वालों का कहना है लॉकडाउन के बाद से उनका कारोबार पूरी तरह बंद है। ऐसे में सरकार ही उनके हितों के लिए काम करे, उनको राहत दे। ढोल का काम करते हैं पावर बैंड में। ये क्या इतने दिन से बैठे हुए 2 महीने से कुछ मिला नहीं। फिर बोला इनसे भाई साहब से, बैंड वालों से बोला क्या परेशानी आ रही है? सब खाने पीने की परेशानी थी। 2 महीने से उसके भी काम बंद पड़े हैं पूरे हमारे। आज हमारे आलोक जी शर्मा जी ने हमारा समा का लाभ दिया है। अपनी परेशानी बताई थी। हमने कहा आप सब जरूरतमंद हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। आज हमने मानस भवन के इस सभागृह में उनको हमने आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर का वितरण करके उनकी सेवा करने का कार्य किया है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के जांजगीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व मंत्री बलिहार सिंह का निधन हो गया। बलिहार सिंह का 94 साल की उम्र में निधन हुआ। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हुआ। पटवा सरकार में खाद्य और जेल मंत्री रहे हैं। 2010 में वित्त विकास निगम के अध्यक्ष भी बनाए गए।
बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली, उनका निधन हो गया। पटवा सरकार में खाद्य और जेल विभागों की जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर संभाली। 2010 में वित्त विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। जांजगीर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री का निधन हो गया। बलिहार सिंह का निधन हो गया। 94 वर्ष उनकी आयु थी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, बलिहार सिंह का निधन होने की जानकारी मिल रही है। पूर्व मंत्री बलिहार सिंह का निधन हो गया। हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताएं, जानकारी दें। देखिए पुनीत, पूर्व मंत्री हैं बलिहार सिंह, इनका आज निधन हो गया है बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में। ये अविभाजित मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री बलिहार सिंह थे और 94 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। 1989 में ये विधायक बने थे चांपा विधानसभा क्षेत्र से और इस दौरान पटवा सरकार में वे खाद्य और जेल मंत्री थे। इसके बाद से 2010 में छत्तीसगढ़ के रमन सरकार में उन्हें निःशक्त व वित्त विकास निगम के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो ये एक दुखद खबर है जिले के लिए और एक बड़ी क्षति है राजनीतिक रूप से, क्योंकि सबसे वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और सभी जो अलग अलग पार्टी के बीजेपी में तो उनका बड़ा सम्मान था ही, सभी जो पार्टी के लोग भी उनका सम्मान करते थे। तो ये एक जांजगीर चांपा और छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी क्षति उनका निधन। जी पुनीत, जाहिर तौर पर जैसा आप बता रहे हैं कि एक बड़ी क्षति है बलिहार सिंह का 94 वर्ष की उम्र में निधन होना। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हुआ है और कई सारी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं। मंत्री के तौर पर अहम और महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। पटवा सरकार के समय वो मंत्री रहे। 2010 में वित्त विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलिहार सिंह का निधन हो गया। 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस बलिहार सिंह ने ली। प्रदेश के लिए और इलाके के लिए राजनीतिक तौर पर एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर बताया गया। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनकी चिंता ना करे, ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने का है। सिंधिया ने कहा कि वो राजनीतिक लाभ, पद या महत्वाकांक्षा के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए। उनका और सिंधिया परिवार का लक्ष्य सदैव जनसेवा का रहा है। सिंधिया ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र के साथ वो भी चल रहे हैं। दरअसल ये सारा बखेड़ा इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने बायो से बीजेपी नेता हटा लिया है। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें शेयर करके दावा कर रहे थे कि सिंधिया फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद से ही कांग्रेस सिंधिया को लगातार ट्रोल कर रही थी, उन पर तीखे तंज कस रही है और इसके बाद सिंधिया ने कांग्रेस को अब ये नसीहत दी है। आज मंदसौर गोलीकांड की बरसी है। 3 साल पहले आज ही के दिन मंदसौर में प्रदर्शन करते किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की थी जिसमें 6 किसानों की मौत हुई थी। मंदसौर गोलीकांड के बहाने किसानों की दशा को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर शिवराज सरकार की घेराबंदी की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हटते ही फिर से किसानों पर
दमन शुरू हो गया। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि कहीं किसान की पिटाई से तो कहीं अपनी उपज न बिक पाने से तनाव में किसान की मौत हो रही है। किसान पर लाठियां चल रही हैं। किसान अपनी उपज बेचने और भुगतान को लेकर परेशान हैं। ऐसी तस्वीरें रोज प्रदेश से सामने आ रही हैं। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसे काला दिन बताया। उन्होंने सरकार से किसानों के हित में फैसले लेने की मांग की है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी शिवराज सरकार को किसान विरोधी करार दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास इस तरह की चीजों के अलावा कुछ बचा नहीं है। वो प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को मुल्ताई गोलीकांड की याद भी दिलाई। वो काला दिन जिसमें किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की है, आज वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है और वही किसानों की वेदना है। केंद्र सरकार ने शिवराज सिंह चौहान को कहा कि जो अनाज किसान का और सरकार का सड़ा, इसके लिए सरकार दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है। 6 जून वो काला दिवस है जिस दिन शिवराज की भाजपा की सरकार ने मंदसौर जिले के 6 किसानों की छाती पे गोली मारी थी जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आज फिर वही स्थिति किसानों के लिए निर्मित की जा रही है शिवराज के द्वारा। मंदसौर के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री उस समय जाकर के तत्काल उनके बीच पहुंचे थे और वहां पर जो घटनाएं जिस प्रकार की हुई थी, उन घटनाओं को तत्काल सरकार ने जो भी जिम्मेदार रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, सारी बातें हुई और किसानों के प्रति जो सरकार को करना चाहिए था हर प्रकार से उनकी मदद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल की कांग्रेस वापसी के बाद ग्वालियर चंबल की राजनीति गरमा गई। बीजेपी को डर है कांग्रेस ग्वालियर चंबल के बीजेपी के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही, लिहाजा बीजेपी ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपने नेताओं को साथ कर रखने की जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है बीजेपी के सतीश सिकरवार, अनूप मिश्रा, नारायण सिंह कुशवाहा, जयभान सिंह पवैया और माया सिंह बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं या उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ बेतरघात कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी वक्त रहते इन हालात को मैनेज करने में जुट गई। सिंधिया के बीजेपी में आ जाने के बाद ग्वालियर चंबल के बड़े बीजेपी नेताओं को हाशिए पर चले जाने का डर है। यही वजह है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी के अंदर खाने सबसे ज्यादा बवाल है। इसीलिए बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल के बड़े बीजेपी नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी है। रविवार को ग्वालियर पहुंच रहे मंत्री नरोत्तम मिश्रा इन नेताओं को मनाने उनसे वन टू वन चर्चा करेंगे। हालांकि बीजेपी किसी तरह की नाराजगी या भितरघात से साफ इनकार करती है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कितने ही जतन कर ले, उसके बड़े नेताओं का पार्टी को साथ नहीं मिलेगा। जनता दल बदल कर बीजेपी में आए लोगों को सबक सिखाएगी। कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं कि एक बगावत होगी और भितरघात होगा, मैं नहीं मानता। ये सारी बातें कपोल कल्पित है और एक तरह से ज़बरदस्ती, चूँकि कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं है, इन सब बातों को कांग्रेस द्वारा हवा दी जा रही है। मेहनत तो भारतीय जनता पार्टी की इन लोगों ने की है और मलाई खाने का जब वक्त आया तो इन्होंने प्रत्याशी इन पर थोप दिए हैं और इस थोपे हुए प्रत्याशियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने भी ठान लिया है और इनको आने वाले चुनाव में सब देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के 374 नगरीय निकाय और 5 छावनी परिषद को सिंगल क्लिक के जरिए 330 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। सीएम ने शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना और शहरी पथ विक्रेता पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पथ विक्रेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि शुरू की। इसके तहत शहरी पथ व्यवसायियों को 10,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। 7% ब्याज अनुदान सहायता केंद्र सरकार देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी के साथ शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की है, जिसके तहत शेष ब्याज की राशि जो करीब 5% होगी राज्य सरकार भरेगी। इस प्रकार हितग्राही को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिल पाएगा। इसकी गारंटी सरकार देगी। सीएम ने बताया कि पथ विक्रेताओं और व्यवसायियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के मकसद से शहरी पथ विक्रेता पोर्टल की शुरुआत हुई है। इसके तहत शहरी असंगठित कामगारों का पोर्टल पर पंजीयन होगा। ये एकीकृत पोर्टल उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देगा। शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारंभ की जा रही है। मेरे गरीब छोटे छोटे व्यवसायी
आपके ठप्प पड़े हुए काम धंधे फिर से चालू हो पाएंगे। अभी अभी मैंने एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।